विषय का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ना पाकिस्तान के टीवी और रेडियो जैसी बात करता है वैसे विपक्ष ने करनी चाहिए। ये हमारे जवानों का शौर्य का एक प्रतीक है। अगर हम उनके ऊपर संशय व्यक्त करेंगे तो उनका अपमान होगा, और इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अब मैंने अच्छी बात की, उसको उल्टा किया। मैं अशोक जी आपको पूछना चाहता हूँ, मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ और मैं बोलने के लिए डरता नहीं हूँ। मेरी बात छोड़ दो, ये मीडिया में जो चल रहा है, मैंने पिछले 2-3 महीने में इंटरव्यू नहीं दिए फिर मैंने कहा इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? मेरे कहने के पहले तुम्हारे दिमाग में फिट है कि क्या करना है, तुमको लिखना है तो लिखो। और इस प्रकार के पत्र मैं अगर हूँ, मेरे यूट्यूब पर पूरे भाषण है, आप मराठी जानते हो, आप पूरे भाषण देखो और मुझे बताओ। और इसलिए एक मैं बोलते समय थोड़ा सा मुझे नाराज होते तो मत हो जाइए। मैंने कहा यार तुमको धमक नहीं, तुमको मोदी और अमित शाह पर गोली मारनी है तो तुम मारो ना, तुम्हारी हिम्मत नहीं तो मेरे कंधे पे रखो, बंदूक रख कर क्यों मार रहे हो? तो ये मैंने जरूर कहा, और मैं इसलिए कोई स्टेटमेंट मैंने ऐसा नहीं किया था। और दूसरी बात, आज भी मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे ऊपर के 10 वाक्य छोड़ दो, नीचे के 10 वाक्य और बीच का एक ही वाक्य टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ में लगा दो, तो फिर वो तो गलत अर्थ जाएगा। तो इतना ही मुझे कहना, मैंने कोई ऐसा नहीं कहा। और मैं पार्टी का ऐसा कार्य करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि पार्टी की ऐसी बातों के बारे में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट करे। एक बैठ जाइए। कि टीआरपी के चक्कर में सब करना पड़ता है, तो शायद वो टीआरपी के चक्कर में ही हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं करते। राजनीति में भी आपने कहा कि कई बार नहीं। सत्ता में आने के लिए देखो, हम भी सब मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए नहीं हूँ। मैं रजत शर्मा जी को 40 साल से पहचानता हूँ। धंधा करना चाहिए, धंधे जैसा करना चाहिए, स्कूल जैसी चलानी चाहिए, कॉलेज जैसा चलाना चाहिए, राजनीति जैसी चलना चाहिए, चैनल जैसा चलाना चाहिए। ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी लॉन्ग टर्म पर गुडविल, क्रेडिबिलिटी एसेट है। ये शॉर्टकट के बारे में हमारे यहाँ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते थे, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए, एक्सीडेंट होता है। और इसलिए मेरा कहना है आपको जरूर आप करिए, उसमें मनोरंजन होना चाहिए, न्यूज़ बननी चाहिए, कभी कुछ आप सवाल ऐसे पूछने चाहिए, सब ठीक है। पर जो नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो झूठ है, उसको डालकर अब इसमें तो अब छोड़ दो। मैं ऐसे मजाक बताऊंगा कि क्या बोला और क्या आया समझ में नहीं आता। अरे सर चलिए, ये तो आपने क्लैरिफाई कर दिया कि ये सब बातें आपके मिसकोट किया गया या गलत हेडलाइन बना दी गई। ये सब हेडलाइन जब मोदी जी, अमित शाह जी पढ़ते हैं तो कभी पूछते हैं आपसे? नहीं, मुझे कोई पूछते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये झूठ है। या उनको पता है कि ये तो कहेंगे? नहीं, मैं ऐसा कह ही नहीं सकता। देखिए, मैं जो कहता हूँ वो मोदी जी के सामने भी कहता हूँ, अमित शाह जी को भी कहता हूँ, आपके सामने भी कहता हूँ। नितिन गडकरी का दोहरी कैरेक्टर नहीं है। मैं राजनीति में कम हूँ, झूठ नहीं बोलता, और एक आधी चीज़ अगर बोलनी है, एक बात जरूर है कि मुझे अगर बोलनी है तो मैं अकेले में बोलूँगा। अगर ये अशोक मेरे मित्र है तो मैं पब्लिकली इनको नहीं बोलूँगा, पर अकेले में अशोक तुम बोल रहे हो गलत है, ऐसा नहीं मुझे लगता। और इसलिए मेरे मन में एक बात, मुंह में एक बात, ये मैंने कभी रखी नहीं। मैंने कभी नहीं छुपाया कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक नहीं हूँ। मैंने कहा आई एम प्राउड ऑफ इट। और ये मैं 10,000 मुसलमानों के सामने कहा मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उन्होंने उसके बाद मुझे अच्छा वोटिंग किया। मैंने कहा याद रखना कि मैं प्योर चड्डी वाला हूँ, फिर पछताना नहीं कि किसको वोट दिया पर मैं 40 साल, तुम जानते हो, मैं अगर जातिवादी और सांप्रदायिक हूँ तो मुझे वोट मत देना। तो देखिए, मैं कोई बात, मैं जैसा हूँ वैसे दिखना चाहता हूँ। जो सही है मेरे दिल में, गलत हो सही वो बोलना चाहता हूँ। जो मुझे करना है वो साफ क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ। मैं गलती कर सकता हूँ, पर मेरी मिस्टेक बोनाफाइड होगी, मेलाफाइड नहीं होगी। सुशांत। नितिन जी, मैं आपको अभी सुन रहा था, और हम लोग कई बार सुनते हैं, आपका काम जानते हैं, देखते हैं, और अभी आप आंकड़े भी बता रहे थे कैसे आपने जल परिवहन के क्षेत्र में या सड़कों के क्षेत्र में जो काम किया है। तो जो वोटर है वो क्या ये नहीं सोचेगा आपकी बातों को सुनकर कि बीजेपी का नारा मोदी है तो मुमकिन है की जगह गडकरी है तो मुमकिन है क्यों नहीं हो सकता? देखिए, अभी तो मोदी जी है, मोदी जी हमारे नेता है और हमारे प्रधानमंत्री पद के वही उम्मीदवार है। ये भी एक विषय है। ना मैं बोल रहा हूँ, ना मैं चाह रहा हूँ, ना मैं सपना देख रहा हूँ, ना किसी को कह रहा हूँ। मेरे को प्रधानमंत्री बनाने पर दो लोग अपनी कवायद क्यों कर रहे भाई? यानी वो मेरे प्रेम के कारण नहीं कर रहे हैं। मैं भी राजनीति, वो मोदी जी और मेरे के बीच में लगाने की बात कर रहे हैं कि कहीं ये भी भिड़ जाए।
देखिए, मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, मैं पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ। मोदी जी हमारे नेता हैं, पार्टी ने उनको चुना है। चुनने वाले लोगों में मैं भी था उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी जीतेगी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं कोई रेस में नहीं हूँ और मुझे आपका कोई बात। सर, रेस में जो नहीं होता उसको बाकी लोग धकेल देते हैं। अब ऐसे आपको तो आप जवाब दे चुके हैं इसका, कई इंटरव्यू मैं एक मैंने देखा है अच्छी आपको। बात बताता हूँ। मैं अटल जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी को अपना आइकॉन मानता हूँ। पिछले 30 साल में मैं एयरपोर्ट में मेरे स्वागत के लिए कोई आता नहीं, मुझे कोई हार नहीं डालता, मैंने किसी का कटआउट नहीं लगाया। आप ताज्जुब करोगे, मैंने अपने जेब से किसी के लिए हार नहीं डाला। अटल बिहारी वाजपेयी और लता मंगेशकर को पॉकेट से पैसे निकाल कर मैंने हार खरीदा किया था। और मैं कटआउट भी लगाता नहीं, और मैं कोई ये फालतू नाटकबाजी भी नहीं। कपड़े के बारे में भी मुझे लोगों ने कहा, मैं नया नया दिल्ली में आया, बोले तुम पैजामा कुर्ता पहनो, धोती पहनो, फिर बिहार में जाओगे तो नेता बनोगे। मतलब बनना नहीं, जो पहनता हूँ वही पहनूंगा, जो बोलना है वही बोलूँगा, वैसे ही आया। मुझे आज भी दिल्ली के रोड मालूम नहीं है। मैं पहली बार अध्यक्ष करके आया था तो हाफ शर्ट जैकेट पहन के आया, और मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैं मोटा था बहुत, तो मुझे सबने कोट पहने थे, तो मुझे पता ही नहीं दिल्ली इतनी ठंडी होती है, क्योंकि मैं कभी आता ही नहीं था। तो कार्यालय में जो प्यून था वो मेरे जैसा था, उसका कोट पहनकर मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। तो मैं कुछ ना होते हुए, ना किसी को बायोडाटा दे हुए पार्टी का अध्यक्ष बना। मैं पोस्टर चिपकाया, दीवारों पर मैंने लिखा, मैंने साइकिल रिक्शा पे अनाउंसमेंट की, और कभी मुझे पता ही नहीं इतना, कभी मैंने मैं आपको बताता बहुत हूँ कुछ मिला आपका है। नाम क्यों चलता है। नाम इसलिए चलता है, आपने सुना होगा, वो कहते हैं आजकल कोई क्लब 220 बन गया है। मतलब अगर आपकी पार्टी 200-220 के बीच अगर रह गई तो फिर मोदी जी को तो कोई पसंद नहीं करेगा, उनको साथी नहीं मिलेंगे। आपके इतने सारे दोस्त हैं, आपके नाम पे लोग राजी हो जाएंगे। ये भी आपको बताता हूँ, ये 220 वाला पूछने वाला भी पत्रकार है, ये उसके मन की कल्पना है। ना बीजेपी में 220 क्लब है, ना हम लोग कोई चाहते। देखो, हमारे पार्टी का चाल चलन, व्यवहार, चरित्र, कैरेक्टर, कल्चर अलग है। हम कोई अपने राजनीति में कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, खासदार बनने के लिए नहीं आए हैं। इस देश के तस्वीर को बदलना है। हम 2 लोग थे तो भी हम लोग उसी स्पीड से काम करते थे, कुछ कन्विक्शन के आधार मैं पर। मान लेता हूँ सर, ये तो मैं मजाक में कहता हूँ, उसका भी गलत। मैंने बोला, एक कल इंटरव्यू हुआ मेरा, मैंने बोला आज की राजनीति ने काली पीली टैक्सी हो गई, कोई भी मीटर डाउन करो, इधर से बैठता उधर जाता, उधर बैठता इधर जाता। तो मजाक में, वी ऑलवेज फील दैट राजनीति कन्विक्शन ओरिएंटेड होनी मैं सर आपकी सारी बातें मान लेता हूँ। ये तो कितनी सीटें आएंगी ये तो आप भी नहीं बता सकते, अभी कोई नहीं बता सकता। पर सवाल ये है कि नहीं आई मेजॉरिटी आपकी, रह गए 200 पे, 220 पे रह गए, नहीं हो रहा कोई तैयार मोदी जी के नाम पर साथ आने के लिए। वो कहेंगे किसी और को लाओ तो हम बात कर सकते हैं, गडकरी जी को ले आओ, चलो आ जाएंगे तुम्हारे साथ, फिर आपका भी विचार कर लेंगे तब। देखिए, ये इफ एंड बट्स की भी राजनीति नहीं होती। राजनीति जो होती है वो जब समय पर क्या होता है। देखो, पहली बात आप याद रखना, एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। ये हेडलाइन बनेगी सर। हाँ, बिल्कुल सच है। देखो, आपको बताता हूँ, नहीं इसमें अर्थ सही निकालना। एक बार प्रमोद महाजन ब्रेवरॉन स्टेडियम पर मैच देख रहे थे, मैं भी था उस समय। ये चुनाव हार गए थे, तो 3-3:15 बजे टी टाइम होने का था। तो मैं भी और वो बॉक्स में बैठे, तो प्रमोद जी बोले, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ हार होती है, मैं तो निकल रहा हूँ। मैंने बोला, ऐसा नहीं प्रमोद जी, रुक जाओ, मैच बदल सकती है। नहीं बोले, मैं जैसे वो उस समय हार, उनको लग रहा था कि हार हुई, वो चले गए और मैच बदल गई और 5 बजे इंडिया जीत गया। देखिए, राजनीति में जो पार्टी लड़ती है वो यही कहती है कि हम तो मेजोरिटी में आएंगे, और हम आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। कांग्रेस भी कहती है हम आएंगे, चुनाव के बाद तो नतीजा आएगा। और आज पार्टी की भूमिका यही है कि किसी भी स्थिति में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे उम्मीदवार हैं, और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनका चयन किया। आज हमारे नेता, उन्हीं के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, और वही बनेंगे, किसी भी स्थिति में वही बनेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसी को रिफ्रेश कर देता हूँ। आपकी पार्टी की इस साल चुनाव में कितनी भी सीटें आए, सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, नहीं तो आप विपक्ष में बैठेंगे। इसमें कोई परिणाम, ये देखिए, पहली बात तो आपको मैं बताता हूँ, मैं आपकी एक बात को मानता ही नहीं, जो आप बार बार कह रहे हैं। मैं 100% कह रहा हूँ, हमारी पार्टी की भरोसे हमारी मेजॉरिटी आएगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ। अब प्रश्न ऐसा है कि आप भविष्य वाले हो,
क्या कुंडली देखी आपने हमारी, कि आपको लग रहा है पहले आपके कहा कि कितनी सीट आएगी कोई नहीं जानता। तो पहली बात तो ऐसी है कि लेट एश्योर अबाउट इट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमारी मेजोरिटी आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी। एक सवाल सर लोगों के मन में है, ज़रूर है, क्योंकि वो व्यक्ति शायद खुलकर नहीं बोलेंगे इस बारे में कभी। आडवाणी जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने शायद कुछ थोड़ी बहुत कोशिश भी की अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करने की, एक चिट्ठी लिखी उन्होंने कानपुर की जनता को कि मुझसे कहा गया है कि आप चुनाव मत लड़िए। ये दोनों आपके पुरोधा जो हैं नहीं रहेंगे। देखो, दोनों हमारे आइकॉन हैं, हमारे गाइड एंड फिलोसोफर हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे पार्टी के संस्थापक हैं। और उन दोनों के प्रति हमारे मन में कल भी आदर था, आज भी और आगे भी रहेगा। पर समय का तकाजा होता है, समय किसी लिए रुकता नहीं। मुझे बताइए, मीडिया में हो, बिजनेस में हो, राजनीति में हो, आज कितना भी अच्छा एंकर हो तो भी वो कल कहीं ना कहीं उसको रिटायर्ड होना पड़ता है। और ये क्रिकेट में होता है, गेम्स में होता है। अब आडवाणी जी की उम्र 90 साल के ऊपर, 91 साल की हुई है। अब वो जोशी हमने तय किया कि 75 साल की जो हमारी पीढ़ी है, अब नई पीढ़ी के हाथ में इसको दें। तो इसके लिए आज मुझे लगता है कि इसको उनसे बातचीत की गई और उनको बताया गया। तो मुझे लगता है कि ये इसमें उनके प्रति कोई किसी मन में अनादर नहीं है, आदर है, सम्मान है। आप महाराष्ट्र से हैं सर, अब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तो सचिन तेंदुलकर ने फैसला किया कि मैं रिटायर होऊंगा। सचिन तेंदुलकर को किसी ने बोला नहीं कि तो अगला मैच तुम नहीं खेलोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनील गावस्कर का आत्मचरित्र बहुत अच्छा है। मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ, इसलिए मुझे याद है कलकत्ता के टेस्ट में उन्होंने 98 रन निकाले और लंच के बाद तुरंत आकर लंच टाइम में उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूँ। तो पत्रकारों ने उनको सवाल पूछे कि आपका फॉर्म अच्छा है, आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, आप रिटायर क्यों हो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जब लोग पूछते हैं कि तुम क्यों रिटायर हो रहे हो, तब रिटायर होने में मज़ा है। जब लोग पूछने लगते हैं कि तुम कब रिटायर्ड होंगे, तो रिटायर्ड होने में मज़ा नहीं है। और ये कोई बात होती है हर जीवन में, फिल्म हीरो हो या मीडिया में हो, बिजनेस में हो, राजनीति में हो, उम्र के साथ ये होता ही है, निर्णय होते ही है। और इसलिए मुझे लगता है उसको उस स्पिरिट में लेना चाहिए। उनके प्रति आदर, मान, सम्मान, वो हमारे नेता कल भी थे, आज भी है, इसलिए उनके प्रति सबके मन में आदर का भाव है और उनसे बातचीत भी की गई है। एक दो सवाल और ले लेते हैं, अश्विनी जी को यहाँ दीजिए साहब। इधर आगे 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 आगे, ये व्हाइट शर्ट में बैठे हैं, नहीं पूछ रहे आप नहीं, ठीक है, कोई और पूछ लें। आपने कहा था कि आपको पूछना एक सवाल, मैंने इसलिए किया था। हाँ पूछिए। नितिन जी, आपके मंत्रालय ने बहुत सारा काम किया, सब लोग मानते हैं, और इतना सारा रोजगार भी दिया होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में, क्योंकि आप पार्टी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्या रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, रोजगार मुद्दा बड़ा बनेगा ये नहीं, 70 साल से रोजगार ये मुद्दा महत्वपूर्ण है और नौकरी और रोजगार इसमें फ़र्क है। अब जैसे मैंने कहा कि हमने 17 लाख करोड़ के ऑर्डर दिया, अवार्ड दिए वर्क के, तो 10,000 करोड़ के जब काम देते तो 1 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। और हमारे लिए, देश के लिए ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए जो रोजगार को निर्माण करेगी। और इसलिए एक बात है कि हमारे देश में कभी कुछ सेक्टर में बहुत प्रगति होती है, जैसे रियल इस्टेट डाउन हुआ है, एग्रीकल्चर में क्राइसिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, तो कभी ना कभी ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। सभी क्षेत्रों में गतियाँ, इसके निर्णय भी हमारे सरकार ने किए हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण करेंगे। एग्रीकल्चर में, रियल इस्टेट में इसका काफ़ी सुधार होगा और इसीलिए हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर किया है। इस बार 26 जनवरी को बायो एविएशन फ्यूल पर आपने देखा होगा कि हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट उस पर चले, जट्रोफा के तेल से बनाए हुए एविएशन फ्यूल पर। स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली आया। तो हमने नए नए क्षेत्रों की खोज की है कि जिसमें हम नए रोजगार निर्माण करेंगे और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल्ड, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा फ्यूचर है।
कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ हमारा फ्यूचर है। तो हमारे रिसर्च के आधार पर हम अलग अलग क्षेत्र में हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और रोजगार निर्माण करेंगे। नौकरी और रोजगार में फ़र्क है, रोजगार निर्माण करेंगे, ये हमारे सरकार की। सर 2 रिपोर्ट आई हैं अभी हाल ही में। एक रिपोर्ट ने कहा कि इस वक्त जो बेरोजगारी की दर है वो 45 साल में सबसे ज़्यादा है, और दूसरी है कि लगभग 7-8 करोड़ वर्कफोर्स हिंदुस्तान की कम हो गई। या अगर आपके दावे ठीक हैं तो ये रिपोर्ट्स गलत हैं, या फिर आप आंकड़े दे नहीं पा रहे देश को रोजगार के? देखिए, हम लोग लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक बात ये भी सच है, कुछ सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स हैं, एकदम डाउन है, कुछ सेक्टर एकदम बढ़ रहे हैं। सभी सेक्टर में अगर उसको एक्सेलरेट करेंगे, उसका ग्रोथ बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल पिक्चर अच्छा होगा। सबसे बड़ा है रियल इस्टेट इस समय बहुत प्रॉब्लम में है, और इसलिए सरकार ने कुछ विशेष योजनाएं बनाई, इंटरेस्ट सब्सिडीज़ दी, रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ निर्णय किया। मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी परिस्थिति सुधरेगी और हम लोग ये रोजगार का जो रेट है वो अच्छा ले पाएंगे। वो करने की जो कोशिश है उसके परिणाम अभी मिलना शुरू होगा और जरूर मिलेंगे। सर 2 सवाल सोशल मीडिया से आपके लिए आए हैं। एक आया है कि आप परिवहन मंत्री होने के नाते ट्रैफिक और पोल्यूशन के लिए क्या करने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है समंदर के पानी के डीसैलिनाइजेशन को लेकर के, क्या आपकी कोई विशेष स्कीम है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़रूरत है। अभी दिल्ली का जो पोल्यूशन है, पहले पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब से जो ट्रैफिक आता था वो दिल्ली के बीच में से जाता था। अभी हमने 13,000 करोड़ खर्चा करके दिल्ली का रिंग रोड बनाया, तो ये पूरा ट्रैफिक राजस्थान, गुजरात, मुंबई डायरेक्ट बाहर के बाहर चला गया। फिर हम लोग 22,000 करोड़ के नए ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, जिससे डिस्टेंस भी कम होगा और ट्रैफिक का डाइवर्सिफिकेशन होगा। दिल्ली में हम 50,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 9,000 करोड़ का कर रहे हैं, दिल्ली मेरठ कर रहे हैं, फरीदाबाद का रोड कर रहे हैं, अभी ये धौला कुआं का हमने किया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का ट्रैफिक जो डीजल के पोल्यूशन से होता है, दिल्ली में जो पोल्यूशन, उसमें हम लोग 30% अभी तक कम कर चुके हैं और कम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक बसेस, इथेनॉल बसेस, ये भी बात चल रही है। इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी और दिल्ली में पूरा इलेक्ट्रिक पर चलेगी, तो उसके कारण भी रिलीफ मिलेगा। दूसरा, यमुना में हम लोग 4,500 करोड़ खर्चा करके नमामि गंगा योजना में 13 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सब काम शुरू हो गया। तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों को कम करने के लिए हमने उपाय योजना की। अभी ये परली है जो राइस स्ट्रॉ, इससे लोग जलाते, इसके कारण सहारनपुर, पंजाब, हरियाणा, अब मैंने खुद टेक्नोलॉजी लाई, हमने 4 प्लांट डाल रहे हैं हमारे एरिया में। वो परली से बायो सीएनजी बनाकर ट्रैक्टर चला रहे हैं, बसेस चला रहे हैं। अब वो परली से आप इथेनॉल बना सकते हैं, 280 लीटर 1 टन परली से। उसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने 7 फैक्ट्री डालने का निर्णय किया है। तो क्या होगा कि जो जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है, उन चीज़ों को अगर हम समाप्त करेंगे तो मेरा विश्वास है कि दिल्ली का प्रदूषण, एयर प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों कम होगा। इसको थोड़ा समय लगेगा, पर 3-4 साल के अंदर दिल्ली का जो नाम हो रहा है कि ये सबसे पोल्यूटेड शहर है, इसमें निश्चित कमी आएगी और दिल्ली सुधरेगी। फिर एक सवाल डीसैलिनाइजेशन का। डीसैलिनेशन में अभी हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट किया है, वो बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। देखिए, आप हमारे देश में 7,000 किलोमीटर का समुद्र किनारा है और समुद्र का पानी पूरा सॉल्टी है, खारट है। तो अभी हमने ये किया है कि कांडला में 1 लाख एकड़ ज़मीन हमारे पास है। अभी हम वहाँ प्रोजेक्ट करें 2,000 मेगावाट का विंड पावर एंड सोलर पावर का हाइब्रिड। तो हमारा पावर रेट आएगा ₹2.40। फिर मैंने हमारे पावर मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा कि हम आपको ₹3 में ये पावर कहीं भी देंगे। तो टुटीकोरिन, पारादीप और कांडला 3 जगह पर हम डिसैलिनेशन प्लांट डाल रहे हैं। ये जो चेन्नई में डिसैलिनेशन प्लांट है उसमें पावर का रेट ₹6 यूनिट है, हमारा ₹3 यूनिट है। तो डिसैलिनेशन करके पावर का रेट सस्ता होने के कारण वो पानी सस्ता आएगा, जो स्वीट वाटर बनेगा वो पहले हम पोर्ट एरिया में यूज़ करेंगे और फिर उसको रीयूज़ करके, रिसाइकलिंग करके इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो नया डैम बनाने के लिए जो कैपिटल कॉस्ट लगती है, उसके बजाय डिसैलिनेशन करके ये 3 पायलट प्रोजेक्ट अगर यशस्वी होंगे तो ये 7,000 किलोमीटर के समुद्र किनारे पर ये जो चेन्नई की तरफ प्रॉब्लम, वहाँ पानी की समस्या को सुलझाएंगे। और उसमें अभी मैं नदी जोड़ प्रकल्प जो अटल जी के थे 30, उसमें हमने और 6 प्रोजेक्ट जोड़े 36, उसमें 16 प्रोजेक्ट के DPR हुए हैं। और मैं अभी पोलावरम करके बड़ा डैम आंध्र प्रदेश में हम बना रहे हैं,
उसका बैक वाटर 1100 टीएमसी पानी समुद्र में जाता है। तो पोलावरम का बैक वाटर गोदावरी का ये कृष्णा का पेनार में और पेनार का कावेरी में डालकर टेल एंड ऑफ तमिलनाडु लेके जा रहे हैं 150 टीएमसी। और झगड़ा वैसे 400 टीएमसी पानी आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु को मिलेगा, और झगड़ा 45 टीएमसी का है। तो नदी जोड़ प्रकल्प से भी हम पानी गंगा से शुरू करने के बजाय समुद्र में मिलने वाला पानी वहाँ से एड्रेस करके हम उल्टा आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पानी ये देश का सबसे क्रूशियल इशू है, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अभी एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं कर नहीं पाया, कि कांडला से ये पूरा जैसलमेर तक 1000 किलोमीटर का मैं कैनाल बनाना चाहता हूँ, बड़ा 60 मीटर विड्थ का। और उसमें जब गुजरात के नदियों में जो बाढ़ का पानी समुद्र में जाता है वो उसमें स्टोरेज कर लेना, फिर जो सॉल्ट वाटर है उसको सस्ते पावर यूज़ करके उसको जोड़ देना, और उसमें जलमार्ग भी बनेगा और वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, और वो पानी राजस्थान के कोने तक, हमारी सीमा तक पीने के लिए भी मिलेगा। तो मैंने वाइपकॉस को DPR भी बनाया, वहाँ ज़मीन अवेलेबल है क्योंकि एक्वायर का पूरा तो रेती है पूरी, तो पर वो प्रोजेक्ट मैं आगे नहीं ले जा सका। अगर वो प्रोजेक्ट पूरा होगा तो राजस्थान के सब जिलों में पानी मिलेगा, पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं। सर इतना तो है कि आज आप जब बोलते हैं और जब आप इन योजनाओं के बारे में बताते हैं तो मन करता है कि सुनते रहें। नहीं, पर दूसरी बात आप याद रखना, ये योजना के बारे में मैंने कहा कि मैं कर नहीं पाया, पर मैं जो बोलता हूँ वो 100% होता है, और जो होता है वही मैं बोलता हूँ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर जयंत घोषाल जी, मेरा एक छोटी सवाल है। 2014 में 282 सीट मिलने के कारण क्या एनडीए के घटक दल के साथ जो हैंडलिंग है बीजेपी का वो ठीक नहीं हुआ था, खासकर आपके स्टेट में जैसे एक्सपीरियंस हुआ शिवसेना के साथ? इस सिलसिले में आपको कोई रीथिंकिंग है घटक दल के देखिए, बारे में? राजनीति में, अलायंस पॉलिटिक्स में ये कभी खुशी कभी गम ये होता ही है। अटल जी के समय भी आपको तो याद है कि समता, ममता और जय ललिता ये करके आप प्रॉब्लम आते थे। देखो, ये चलते रहता है, इसको अच्छे तरह से जोड़कर आगे ले जाना चाहिए। प्रॉब्लम्स आते रहती है, विवाद होते रहती है, वाद होता रहता है, चर्चाएं होती रहती है, उसमें से सबको साथ में लेकर आगे जाना यही पॉलिटिकल स्किल होता है। और अब हम लोग निश्चित रूप से सबको साथ लेकर आगे जाएंगे और सब हमारे साथ रहेंगे, और लेट अस थिंक फॉर द बेस्ट। यहाँ हर्ष जी और विनोद जी कुछ पूछना चाहते हैं? नमस्कार गडकरी जी, मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी और मैं पत्रकार से पहले प्रयागवासी हूँ। तो ये मैंने इसलिए जोड़ा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में शायद मेरी जो याद है तो इतना काम किसी सरकार ने किया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको एक आपके जो राज्य में मंत्री हैं वो कभी धमकी देने लगते हैं, कभी दूसरा कोई आके सामाजिक समीकरण की धमकी देने लगता है। तो क्या उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है और जो निश्चित तौर पर अगर आपकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी या नहीं वही तय करेगा, वहाँ पर जाति और सामाजिक समीकरण साधना आपके लिए अभी बड़ी चुनौती हो गई है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कन्विक्शन के आधार पर हर बार ये मानता हूँ कि सांप्रदायिकता, जातीयता और परिवारवाद, इन तीनों बातों से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। और जो लोग अपने काम पर वोट नहीं मांग सकते या जो काम नहीं करते, वो जात, पंथ, धर्म और भाषा की बात आकर के आगे आने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के लोकतंत्र को प्रगल्भ बनाने के लिए हमारे वोटर को प्रशिक्षित करके उसको डेवलपमेंटल इश्यूज़ के साथ, सोशल इश्यूज़ के साथ गुणात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव विंग है, मीडिया है और हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, जुडिशरी विंग, पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव विंग और मीडिया। तो हम लोग चारों लोग मिलकर अगर इसको ठीक प्रकार से अगर गुणात्मक परिवर्तन करेंगे तो वो जैसे अमेरिकन डेमोक्रेसी है, जैसे यूके की डेमोक्रेसी है, हम भी एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे। तो ये जातीयवाद, सांप्रदायिकता, परिवारवाद ये विषय दूर रहेंगे और ये आज भी अस्तित्व में है और इससे नई जनरेशन जो है वो बहुत अच्छा सोचती है, पर धीरे धीरे इससे मुक्ति पाना यही देश के लिए हित में होगा। और इसीलिए पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज़ द पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इसी बात पे विश्वास रखकर हमारी सरकार ने काम किया।
हम जातीयवाद, सांप्रदायिकता और परिवारवाद तीनों के खिलाफ आगे आए और हम ये कोशिश करेंगे। धीरे धीरे मुझे लगता है कि लोग इसी पे वोट देंगे और हमें समर्थन मिलेगा, यही मेरा विश्वास है। गडकरी जी, आज का आखिरी सवाल विनोद अग्निहोत्री। आपकी सरकार ने बहुत सारे काम किए, गिनाने के लिए बहुत कुछ है, स्वच्छता अभियान से लेकर के और कल का जो अंतरिक्ष में जो शक्ति मिशन हुआ है तो वहाँ तक। एक बहुत बड़ा फैसला मोदी जी ने लिया था नोटबंदी का, और अब किसी प्रचार अभियान में नोटबंदी का कहीं जिक्र नहीं आता है। यहाँ तक आपकी जो फिल्म बनी है पार्टी की, प्रचार उसमें भी नहीं है। क्या मतलब नोटबंदी को आप वाकई विफल मानते हैं, इसलिए उसका जिक्र नहीं करते आप लोग? देखिए, हमारे देश में स्वाधीनता के बाद हमारे इकोनॉमी में बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म हुए। हमने काफ़ी पुराने कानून रद्द किए, काफ़ी जीआर कैंसिल किए। ये हमारा जीएसटी, ये हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है। वैसे नोटबंदी का भी निर्णय किया था। आज इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। एक तरफ लोग बोलते थे कि काला धन को समाप्त करना चाहिए, तो काला धन समाप्त करने के लिए जो निर्णय किए गए उसमें से वो निर्णय था। और इसलिए चुनाव प्रचार में हमने हजारों निर्णय किए। सभी निर्णय कोई प्रचार में हर बार डाल भी सकते, ये भी संभव नहीं होता। तो साधारणतः हमारे सरकार का जो परफॉर्मेंस है, हमने किया हुआ काम है, वही हमारे चुनाव का आधार है। उसी के आधार पर हम लोगों के पास जाते हैं और इसलिए सभी बातों का जिक्र हम उस समय पे करते रहते हैं। कोई मुद्दे हमने जो किया है वो किया है, तो उसको टालने का कोई कारण तो नहीं है। गडकरी जी, आपने स्वभाव के अनुरूप हर सवाल का बहुत खुल के जवाब दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने इतना समय हमको दिया। नमस्कार, धन्यवाद। चलो। आ गए, प्रकाश जावड़ेकर भी यही हैं। रजत, प्लीज बी लाउड, यू वेरी स्लो, बी मोर लाउड। मैंने फुल कर रखा है वॉल्यूम। मोर लाउड, आप मुंह दबा के नहीं, बी वेरी क्लियर। आई एम नॉट गेटिंग योर कमांड्स क्लियर, प्लीज। अगले सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस मंच पर एक और खास शख्सियत आने वाली है। नहीं, अभी हाँ कराइए, बुला दीजिए, चुप करा के बुलाइए। अभी आडवाणी जी। हाँ ठीक है, अब थोड़ा लाउड रजत, मैंने वॉल्यूम फुल रखा हुआ है।